हेलो चिल्ड्रन, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस। चिल्ड्रन, इसकी जो स्पेलिंग है वो BROGLIE, तो बच्चे इसे डी ब्रॉगली कहते हैं, पर ये डी ब्रॉगली नहीं है। इस साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रॉय। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब है। तो टॉपिक का नाम है डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस। तो चिल्ड्रन, हमने पिछले वीडियोस में देखा कि लाइट एक वेव है, पर वो वेव पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो डी ब्रॉय ने सोचा, क्या पार्टिकल्स वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं? तो डी ब्रॉय ने अपनी हाइपोथेसिस दी। डी ब्रॉय ने कहा, अगर लाइट जो वेव है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है, तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। तो ये है डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस। फिर डी ब्रॉय ने क्या किया, उसने एक बड़ा ही इजी सा सिंपल सा एक इक्वेशन लिया। एनर्जी ऑफ फोटॉन, मैक्स प्लैंक ने कहा था कि एनर्जी ऑफ फोटॉन होता है मोमेंटम ऑफ फोटॉन इनटू स्पीड ऑफ लाइट। तो पिछले वीडियोस में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज मोमेंटम ऑफ the photon into speed of light. So this is what we already know from the previous videos. अब एनर्जी ऑफ फोटॉन तो होता है hc/λ। तो hc/λ इज द मोमेंटम ऑफ फोटॉन इनटू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कट जाएगा। तो व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ बिकम्स h by momentum. Okay? This equation is true for photons. अब चिल्ड्रन, डी ब्रॉय ने कहा वेवलेंथ तो वेव्स की होती है, वेव के पास वेवलेंथ होती है, और मोमेंटम तो पार्टिकल के पास होता है। मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, वो तो पार्टिकल के पास होता है। तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ वेव की प्रॉपर्टी है और मोमेंटम पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होती है। तो पक्का ये इक्वेशन फोटॉन्स के साथ साथ पार्टिकल्स के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो ये इक्वेशन वेव के लिए भी ट्रू होना चाहिए और पार्टिकल के लिए ट्रू भी होना चाहिए। तो डी ब्रॉय ने कहा कि ये इक्वेशन सिर्फ फोटॉन्स के लिए ही नहीं, ये इक्वेशन पार्टिकल के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, this equation should also be true for particles। यानी कि पार्टिकल्स के पास भी वेवलेंथ होना चाहिए। अब चिल्ड्रन, आप पार्टिकल से बने हो, मैं पार्टिकल से बना हूं, ये पेन पार्टिकल से बना है। क्या इसकी वेवलेंथ आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो कोई भी इस पे यकीन करेगा? नहीं करेगा। ये देखो मेरा हाथ है, इसकी वेवलेंथ दिख रही है आपको? ऑफ कोर्स नहीं दिख रही है। तो जब हम डेली चीजों को देखते हैं, ये पेन हो गया, बुक हो गया, आप हो गए, कोई भी हो गई, कोई भी नॉर्मल चीज हमारे आसपास है, हमें उसमें कोई वेवलेंथ थोड़ी दिखती है, उसमें कोई वेव तो दिखती नहीं है। पर डी ब्रॉय ने बोला नहीं, पार्टिकल्स के पास भी वेवलेंथ होती है और उस वेवलेंथ का वैल्यू होता है h बाय मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो ऑफ कोर्स नॉर्मल लाइफ में तो हमें देखने को नहीं मिलता। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक काम करते हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ, एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल। तो एक बॉल ले लेते हैं, उस बॉल का मास ले लेते हैं 200 ग्राम और उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉल है, उसकी मास 200 ग्राम है और उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। उसका हमें वेवलेंथ निकालना है। देखो, बॉल यानी कि पार्टिकल का वेवलेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर डी ब्रॉय मान लेते हैं डी ब्रॉय ने सच बोला
और डी ब्रॉय के फॉर्मूले की मदद से एक पार्टिकल की वेवलेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। तो लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा h/p। तो लैम्डा हो जाएगा, h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन p होता है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास कितना दिया है 200 ग्राम, 200 ग्राम मतलब 0.2 और वेलोसिटी 30। तो ये हो जाएगा लगभग 1.105 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ये है बॉल की वेवलेंथ। नाउ चिल्ड्रन, एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर और इसका साइज देखो 10⁻⁻34 मीटर। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर और इसका -34 मीटर। तो चिल्ड्रन, एटम तो हमें दिखता नहीं, एटम का न्यूक्लियस भी नहीं दिखता। बॉल की जो वेवलेंथ है वो एटम के न्यूक्लियस से करोड़ों करोड़ों गुना छोटी है। तो क्या हमें बॉल की वेवलेंथ दिखाई देगी? क्या आपको आपकी वेवलेंथ दिखाई देगी? इतनी छोटी वेवलेंथ क्या आप डिटेक्ट भी कर सकते हो? क्या आप मेजर भी कर सकते हो? नहीं। तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि उसे देखना तो क्या, डिटेक्ट भी नहीं कर पाए हैं हम आज तक। तो आपकी वेवलेंथ डिटेक्टेबल नहीं है, मेरी वेवलेंथ डिटेक्टेबल नहीं है, इस पेन की वेवलेंथ डिटेक्ट नहीं कर सकते, मशीन्स भी डिटेक्ट नहीं कर सकती। अब डी ब्रॉय ने एक दिमाग लगाया। डी ब्रॉय ने देखा कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके, तो एक ऐसी चीज बताओ जिसका मास छोटा हो जाए, और अगर उस चीज का मास छोटा हो गया तो उस चीज की वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी तो हम उसे डिटेक्ट कर लेंगे। तो डी ब्रॉय ने सोचा ऐसा कौन सा पार्टिकल है, ऐसी कौन सी चीज है जिसका मास बहुत छोटा है, क्योंकि मास छोटा कर दोगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और अगर वेवलेंथ बढ़ गई तो वो डिटेक्ट भी हो सकती है। तो सोचो, आप भी सोचो, अगर आप डी ब्रॉय की जगह होते तो आप कौन सा पार्टिकल सिलेक्ट करते? चिल्ड्रन, डी ब्रॉय ने जो पार्टिकल सिलेक्ट किया वो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से हल्का पार्टिकल आपको नहीं मिलेगा आसानी से। So electron was the lightest particle that was available with de Broglie। तो डी ब्रॉय ने सोचा कि क्या मैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल सकता हूं? अगर मैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट में अगर मैं ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन ले लूं तो मास बहुत छोटा हो जाएगा और वेवलेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो डी ब्रॉय थॉट दैट, उसने सोचा कि चलो इलेक्ट्रॉन के साथ इस इक्वेशन को अप्लाई किया जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को अगर इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई किया जाए तो क्या होता है। हमें पता है वेवलेंथ का फॉर्मूला मिल गया था h अपॉन मोमेंटम, जिसे आप h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हो। तो द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़ी अजीब बात है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है पर हम पार्टिकल का वेवलेंथ निकाल रहे हैं। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी कैसे दी जाती है? इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दी जाती है बैटरी की मदद से। बैटरी लगा तो इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जो वेलोसिटी मिलती है वो वोल्टेज की मदद से मिलती है। तो लेट अस अज्यूम इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड बाय वोल्टेज कैपिटल V। यानी इस इलेक्ट्रॉन को जो स्पीड मिली है वो क्यों मिली है? इलेक्ट्रॉन को हमने वोल्टेज दे दिया, पोटेंशियल दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन को स्पीड मिल गई। अब आप सबको पता है जो वोल्टेज होता है कैपिटल V,
चलन छोटे वी और कैपिटल वी में सावधान। छोटा वी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल वी है वोल्टेज। तो हम सबको पता है वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो चार्ज की वैल्यू छोटू ई ले लेते हैं। छोटू ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ओके, तो जो वोल्टेज हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा ½mv² माइनस 0, क्योंकि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी ½ mv², और इनिशियली तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रहा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी ½ mv² है, द होल अपॉन ई। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं जो पहले लिखा था। देयरफॉर वोल्टेज हो जाएगा m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन 2e। तो ऐसे वेलोसिटी क्या हो गई, 2 उधर चला जाएगा, e भी यहां आ जाएगा, वोल्टेज अपॉन मास इज वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इसको रूट ले लेते हैं। यह है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर रूट 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्टेज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा और इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो बन जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2। ये कैंसिल होकर इसमें रूट चढ़ेगा ना, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, me इंटू ई इंटू वी। यहां पे me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये वी क्या है, वोल्टेज। तो चलन h एक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो अगर इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू डाल दो तो जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो होगा 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वोल्टेज इन एम्स्ट्रॉन्ग्स। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप h की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, सारी वैल्यूज डाल लो, आंसर आएगा 12.27 इंटू 10⁻⁻10। तो उसकी जगह हमने एम्स्ट्रॉन्ग लिख दिया। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एम्स्ट्रॉन्ग में आएगी। अब क्योंकि वो एम्स्ट्रॉन्ग में आएगी वो एटम के साइज जितनी हो जाएगी और अब डिटेक्ट हो पाएगी, तो द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटेक्टेबल। तो डिब्रॉय ने सारा कैलकुलेशन करके दिया और डिब्रॉय ने दुनिया से कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन लो, उसे इतना वोल्टेज दो, उस इलेक्ट्रॉन का इतना वेवलेंथ निकलेगा। तो चिल्ड्रन यही है डिब्रॉय का हाइपोथेसिस। तो अगर कोई इस तरीके की हाइपोथेसिस देता है तो तुरंत तो लोग उसे एक्सेप्ट करते नहीं है। उसे एक्सेप्ट करने के लिए हमें कोई प्रूफ चाहिए, कोई एक्सपेरिमेंट चाहिए। तो वो एक्सपेरिमेंट किया डेविसन और जर्मर नाम के 2 लोगों ने। डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और सच में प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन के पास वाकई यही वेवलेंथ होती है। तो चिल्ड्रन डेविसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम मान लेंगे कि ये सच है। वैसे ये सच है, मानने की क्या बात है, ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है। बस जो प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। डेविसन और जर्मर ने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, अगले वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप मान लो ये सच है। तो चिल्ड्रन अभी अभी आपने डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा। डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला मिला वो था h अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज, और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वोल्टेज इन एम्स्ट्रॉन्ग्स। तो चिल्ड्रन अगर इलेक्ट्रॉन की जगह आप प्रोटॉन का डिब्रॉय वेवलेंथ निकालें तो डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा h अपॉन
अंडर रूट 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू वोल्टेज। अब चिल्ड्रन जब आप ये सब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको इसका वैल्यू आएगा 0.286 अपॉन अंडर रूट ऑफ वोल्टेज और आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। ऑफ कोर्स ये एच, मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन वगैरह वगैरह कैलकुलेट करते बैठोगे तो आपका 1 मिनट खत्म हो जाएगा, और आप तो जानते हो नीट में या जेडब्ल्यू में 1 ही मिनट का खेल होता है। तो इट इज बेटर दैट यू रिमेंबर दिस रिजल्ट। और चिल्ड्रन कई बार डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल पूछ लेते हैं। तो जो डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है उसका फॉर्मूला होता है h अपॉन अंडर रूट 3m kb इंटू टी। यहां पे m है मास ऑफ गैस पार्टिकल, kb होता है बोल्टमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। और यहां पे जो T होता है वो होता है टेम्परेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो चलन ये फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव होता है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस नाम के चैप्टर से। तो फिलहाल मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताने वाला, वो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का उसमें फॉर्मूला वगैरह लगेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये याद कर सकते हो दैट द वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो चलिए अब डिब्रॉय वेवलेंथ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डिब्रॉय वेवलेंथ पूछा है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट किया है एट ए पोटेंशियल ऑफ 400 वोल्ट। तो चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट वोल्टेज इन एम्स्ट्रॉन्ग। तो ये हो जाएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट 400 इन एम्स्ट्रॉन्ग। अंडर रूट 420 होता है। तो दिस इज द वेवलेंथ। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर मैं इसे 2 से कट करूं तो ये हो जाएगा 6.135 अपॉन 10 एम्स्ट्रॉन्ग, 0.6135 एम्स्ट्रॉन्ग। तो दिस इज द डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन है और फोटॉन है, दोनों की वेवलेंथ सेम है। चिल्ड्रन इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और उसकी वेवलेंथ दी हुई है, यानी कि पक्का डिब्रॉय का क्वेश्चन है। कैसे पहचाने डिब्रॉय का क्वेश्चन है? पार्टिकल की अगर वेवलेंथ दे दी हो, समझ जाओ डिब्रॉय का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ वेवलेंथ शब्द का इस्तेमाल आया है, पार्टिकल के साथ वेवलेंथ वर्ड आया है, मतलब डिब्रॉय का क्वेश्चन है। तो लिख देता हूं, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। फोटॉन P इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जो कैपिटल P है वो है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल E है वो है एनर्जी ऑफ फोटॉन। कैपिटल E है एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो P बाई E का रेशो आपसे पूछा है। तो आप ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, बस सिंपल डिब्रॉय का फॉर्मूला लगाना है। देखते हैं आपको आता है क्या। ओके, सो लेट मी हेल्प यू। हमें पता है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है h बाय मोमेंटम, डिब्रॉय का सबसे बेसिक फॉर्मूला। द वेवलेंथ इज गिवन बाय h बाय मोमेंटम, सबसे बेसिक फॉर्मूला डिब्रॉय थ्योरम का। तो P की क्या वैल्यू हो जाएगी? देयरफॉर P विल बिकम h बाय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन 1। अब E है एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो E की वैल्यू हो जाएगी hc बाय लैम्डा ऑफ फोटॉन। एनर्जी ऑफ फोटॉन तो ये होता है ना, hc बाय लैम्डा। अब हमें इन दोनों का रेशो लेना है। देयरफॉर P बाई E इज इक्वल्स टू h बाय लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन द होल अपॉन hc बाय लैम्डा ऑफ फोटॉन।
अब लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा ऑफ फोटोन इक्वल है, कट जाएंगे, एच और एच कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1/c। तो P बाई ई का रेशो हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁸, क्योंकि C होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये इजी क्वेश्चन था, बस कुछ फॉर्मूले को यहां वहां करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मास कैपिटल M है और वो रेस्ट पे है। तो एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, मास कैपिटल M और वो रेस्ट पे है। फिर इस न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल बाहर आ जाता है और अल्फा पार्टिकल का मास दिया है छोटू m। तो ये जो न्यूक्लियस था इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाता है और इसके दो टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा दो टुकड़ा। एक टुकड़े का मास है छोटू m, तो इसका मास कितना होगा, कैपिटल M माइनस छोटू m। तो इस टुकड़े और इस टुकड़े की डिब्रॉय वेवलेंथ का रेशो पूछा है। द डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड रेसिडुअल न्यूक्लियस विल बी इन द रेशो, यानी इसका जो डिब्रॉय वेवलेंथ है और इसका डिब्रॉय वेवलेंथ है उसका रेशो पूछा है। तो इसका वेवलेंथ मान लेते हैं λ1, इसका वेवलेंथ λ2, तो λ1/λ2 पूछा है। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो देखो मुझे पता है इनिशियली ये रेस्ट पे था और इसके दो टुकड़े हुए, यानी जो भी है वो इंटरनल फोर्सेस से हुआ है। अल्फा पार्टिकल जब भी निकलता है इस तरह से बाहर, वो इंटरनल फोर्सेस से निकलता है। तो मैं यहां पे मोमेंटम को कंजर्व कर लेता हूं। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2 और टूटने से पहले वेलोसिटी है 0। तो ये टूटने से पहले की वेलोसिटी, टूट के अलग होने के बाद की वेलोसिटी v1 v2। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा चिल्ड्रन, 0। इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस थिंग इज 0। क्यों, क्योंकि ये रेस्ट पे था। अब फाइनल मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। इसका मोमेंटम कितना है, m माइनस m इंटू v1, ये इसका मोमेंटम है, प्लस m इंटू v2। तो इनिशियल मोमेंटम भी मिल गया, फाइनल मोमेंटम भी मिल गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू m माइनस m इंटू v1 प्लस छोटू m इंटू v2। तो इसको यहां ले लेते हैं, m माइनस m इंटू v1 इज इक्वल्स टू माइनस छोटू m v2। यहां पे माइनस साइन ये बता रहा है कि अगर ये पार्टिकल पीछे जाएगा तो ये पार्टिकल आगे जाएगा, दोनों की वेलोसिटी अपोजिट होगी, बस यही मतलब है माइनस का। तो यहां से हमें v1 और v2 का रेशो मिल जाएगा। देयरफॉर m माइनस m अपॉन छोटू m इज v2 बाई v1 विथ ए नेगेटिव साइन। आप चाहो तो इस नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि इस नेगेटिव साइन का हमें मीनिंग पता चल चुका है। नेगेटिव साइन मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अब चिल्ड्रन हमें इन दोनों के डिब्रॉय वेवलेंथ का रेशो पूछा है, यानी कि हमें पूछा है λ1/λ2। अब क्वेश्चन में अल्फा पहले दिया है और उसके बाद रेसिडुअल न्यूक्लियस दिया, तो आप λ2/λ1 निकाल सकते हो। मुझे तो खैर कंसेप्ट से यहां पे मतलब है। तो λ1 क्या हो जाएगा, h अपॉन मोमेंटम ऑफ 1 और λ2 हो जाएगा h अपॉन मोमेंटम ऑफ 2। h और h कट जाएगा, देयरफॉर λ1/λ2 हो जाएगा मोमेंटम ऑफ 2 अपॉन मोमेंटम ऑफ 1। ये p2 ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर λ1/λ2 हो जाएगा। चलो मोमेंटम ऑफ 2 क्या होगा, इसका मोमेंटम, सॉरी 2 मतलब इसका मोमेंटम m इंटू v2 अपॉन मोमेंटम ऑफ 1, इसका मोमेंटम कितना होगा, m माइनस m इंटू v1। देयरफॉर λ1/λ2 हो जाएगा m अपॉन m माइनस m। अब v2 बाई v1 तो हमें पता है, v2 बाई v1 है m माइनस m अपॉन m। तो v2 बाई v1 है
m माइनस एम अपॉन एम, तो आंसर आएगा 1:1। ऑफकोर्स ये नेगेटिव साइन का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा जब हम वेवलेंथ में सब्सटीट्यूशन करेंगे। तब वेवलेंथ का रेशियो -1 आना कोई मीनिंग नहीं है। आप इस माइनस साइन को ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि हमें इस माइनस साइन का मीनिंग पता चल चुका है। तो माइनस साइन को ड्रॉप करेंगे तो वेवलेंथ का रेशियो 1:1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक फोटोन है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ये फोटोन एक मेटल के ऊपर डाला गया, मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। तो मेटल का वर्क फंक्शन दिया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोटोन अगर मेटल के ऊपर गया है, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। उस फोटो इलेक्ट्रॉन का डिब्रॉय वेवलेंथ पूछा है। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसका डिब्रॉय वेवलेंथ पूछा हुआ है। तो चलन सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा फोटोन जो बाहर निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो सबसे पहले म्यू की वैल्यू पता है, हमें पता है कि केई मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच न्यू माइनस फाइ। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, पिछले वीडियोस में हमने देखा है। तो सबसे पहले एच न्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो एच न्यू की वैल्यू हो जाएगी 6.63 इंटू 10⁻−34 इंटू न्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻15। यह आंसर आएगा जूल में, करेक्ट। लेकिन यहां पे फाइ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो एक काम करता हूं, मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेता हूं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है 1.6 इंटू 10⁻−19 से। तो ये और ये कट जाएगा, तो ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो एच न्यू का आंसर हो गया 6.63 इंटू, ये यहां जाएगा तो +34 -34 0 हो जाएगा, तो 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब के मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। के मैक्स हो जाएगा एच न्यू माइनस फाइ नॉट। एच न्यू की वैल्यू आ गई 6.63, फाइ नॉट की वैल्यू दी हुई है 2.63। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी होगा एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन में। पर हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी है चिल्ड्रन, हमें पूछा है जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी डिब्रॉय वेवलेंथ क्या है। तो चिल्ड्रन जो काइनेटिक एनर्जी निकली है उसे मैं एक काम करता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह जूल्स में लिख देता हूं। तो जूल्स में लिखने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा तो जूल्स के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 1.6 इंटू 10⁻−19 से। तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 6.4 इंटू 10⁻−19 जूल। So this is the kinetic energy of the emitted photo electron। अब फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो उसका मोमेंटम भी मिल जाएगा। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होता है मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 6.4 इंटू 10⁻−19 इंटू 2 इंटू मास। तो इतना मोमेंटम हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मिल गया तो उसका डिब्रॉय वेवलेंथ भी मिल जाएगा। तो डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है h बाय मोमेंटम। तो डिब्रॉय वेवलेंथ हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 6.4 इंटू 10⁻−19 इंटू 2 इंटू m। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने जो पिछले स्लाइड में था इसे फिर से यहां पे लिख दिया है, लेकिन चिल्ड्रन इसका कैलकुलेशन करना बेवकूफ़ी होगी। तो हम इसमें कुछ ट्रिक लगाते हैं। तो मैं ट्रिक कुछ इस तरीके की लगा देता हूं इसमें कि इसको लिख देता हूं h अपॉन
पहले ये 2 लिख देता हूं, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, फिर ये जो 6.4 है इसे 4 इंटू 1.6 लिख देता हूं, इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये क्या है चिल्ड्रन? ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, H अपॉन √2 m। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसे E लिखा जा सकता है और इसे 4 लिखा जा सकता है। तो चिल्ड्रन ये है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब हमने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ा था तो इस चीज की वैल्यू कितनी निकली थी? 12.27 इन एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा 12.27 अपॉन √4 इन एंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू तो हमने रट्टा मार ली थी ना डी ब्रॉय के फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.135 एंगस्ट्रॉम। तो ये होगी डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन।